बच्चों लोग, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हम लोग का कंडक्टेंस। ठीक है। और जब हम लोग कंडक्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और भी टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंडक्टेंस के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ये हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक। सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें कंडक्टेंस। ठीक, तो ध्यान दोगे आपका जो कंडक्टेंस होता है दो टाइप का होता है। कंडक्टेंस दो टाइप का होता है। एक होता है मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर आप लोग कर चुके हो फिजिक्स में, ओम्स लॉ में जो आता है। ठीक है। तो अब जहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हो फिजिक्स में, तो वहाँ पर आप मेटालिक कंडक्टेंस, उसका रेसिस्टेंस के बारे में आप लोग पढ़ते हो। तो मेटालिक कंडक्टेंस होता क्यों है? तो होता है ड्यू टू, तो होता है मेटल्स में होता है। क्या होता है? मेटल्स में होगा। और क्यों होता है? तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो मेटालिक कंडक्टेंस में आपका इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करके आपके इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता है। इसमें कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होता है। नो मास ट्रांसफर ऑकर। मेटालिक कंडक्टेंस में अल्टीमेटली क्या होता है? एनर्जी मूव करता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, मास ट्रांसफर ऑकर नहीं करता है। ठीक है। मेटालिक कंडक्टेंस जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे कि मेटालिक कंडक्टेंस से क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? आपका मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है? घटता है। इसलिए लिखा होगा कि मेटालिक कंडक्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। टेम्परेचर के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक। तो ये हुआ ऑल अबाउट मेटालिक कंडक्टेंस। सुनने ध्यान ना। आपके पास एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक, ध्यान ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम किसको बोलते हैं? तो जब भी आपका आयन मूव करेगा, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होता है, ध्यान है ना। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होगा, तो आयनिक कंपाउंड में आयन से बना होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयन से बना हुआ होता है। ठीक है। मान लेते आयनिक कंपाउंड अगर A प्लस B माइनस आयनिक कंपाउंड है, तो इसका आयन क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, इसलिए इसमें आयन का मूवमेंट नहीं होता है। तो आयनिक कंपाउंड का सॉलिड फेज में आयन का मूवमेंट नहीं होगा, आयन का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक। अब ध्यान देना, जब इसको मेल्ट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होगा? एक कंपाउंड मेल्ट करेगा। कंपाउंड क्या होगा? मेल्ट करेगा। A प्लस एंड B माइनस में क्या होगा? मेल्ट करेगा। ठीक है। दोनों आयन फ्री हो जाएगा, दोनों आयन क्या होगा? फ्री हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली क्या होता है? सिमिलरली क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इसको हम डालते हैं पानी में, पानी मतलब एक्वा सॉल्यूशन, तो भी क्या होता है कि A प्लस बी माइनस आयन क्या होगा? फ्री हो जाता है, अलग हो जाता है। बोला क्या गया कि जब भी आयनिक कंपाउंड को या तो अब मेल्ट करोगे या तो पानी में डाला होता तो आयन फ्री हो गया। अब आयन मूव कर सकता है। अब आयन का मूवमेंट क्या होगा? फ्री हो चुका है, नहीं उसमें मूवमेंट अलाउड है। ठीक है। तो जब आयन मूव करेगा इसका मतलब क्या होगा? चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। आयन का मूवमेंट का मतलब चार्ज का मूवमेंट। जब भी चार्ज मूव करता है तो क्या होगा? उसका अपना एक कंडक्टेंस होगा, उसका अपना एक कंडक्टेंस होने वाला है। ठीक। वही चीज़ यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो जब भी आपका सॉल्यूशन मोल्टेन होगा या एक्वस होगा, तो उसमें क्या होता है? आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है आयन प्रोड्यूस करेगा और आयन मूव करेगा। अब आयन जब मूव करेगा, इसके कारण इसका अपना एक कंडक्टेंस होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस।
ठीक है। इसमें एक्चुअली मास ट्रांसफर कर रहा है, इसमें एक्चुअल मास का ट्रांसफर होता है, तो मास का ट्रांसफर टेक प्लेस करेगा। ठीक है, प्लस ध्यान दोगे आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होगा। टेम्परेचर का क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ये रहा आपका मेटालिक कंडक्टेंस एंड आयनिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच का कंपैरिजन। ठीक, अब ध्यान देना जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, तो हम लोग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आपको या तो इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करना पड़ेगा या तो उसको पानी में घोलना पड़ेगा। दोनों में आसान काम क्या होता है, तो आपको जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलना हो या मेल्ट करना हो तो आसान होता है पानी में घोलना, यानी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाना सबसे आसान काम है। ठीक है, तो जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो इसमें क्या होता है, आयन आयन तो प्रोड्यूस हो रहा है, बट इसमें आपके आयन्स और आपके सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें आयन और सॉल्वेंट में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन फोर्स हो सकता है। तो ध्यान वही बोला गया है कि जब भी आप सॉल्वेंट का यूज करते हो तो आपके पास यानी सिस्टम में इंट्रैक्शन फोर्स रहेगा। इंट्रैक्शन फोर्स क्या क्या हो सकता है, जब भी किसी आप आयनिक कंपाउंड से डील कर रहे हो उसमें अलग अलग टाइप का इंट्रैक्शन फोर्स रहेगा। ठीक, इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है जनरली, तो सॉलिड सॉलिड के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे मान लें कि A+ है और B- है, तो ये आपस आपस में क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। अगर इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इनका मोबिलिटी को ब्लॉकेज मिलेगा, क्योंकि जितना ही अट्रैक्ट होंगे इतना ही दूर नहीं जाना चाहेंगे, यानी आपका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सॉलिड सॉलिड के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स होता है। कुछ इंट्रैक्शन फोर्स होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का। ठीक है, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ध्यान देना जब भी आप वाटर यूज करते हो तो वाटर में होता क्या है, ध्यान देना कोई आयन अगर आएगा पॉजिटिव आयन तो वाटर उसको हाइड्रेट करता है। तो वाटर का जो ओ सेंटर उससे इंट्रैक्शन होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रेशन। ठीक, अब ध्यान देना हाइड्रेशन प्रोसेस जितना ज़्यादा होगा, अगर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो होता क्या है, अगर हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली जो कटायन के अराउंड जो वाटर का एनवेलप बन रहा है बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो सिस्टम का मास भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगर A+ आयन मूव करेगा तो A+ आयन अकेला थोड़ी है, A+ को आयन को इस वाटर को लेके मूव करना पड़ेगा, जो वाटर से अटैच हुआ सबको लेके मूव करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका जो जो आयन का एक्वस साइज है, यानी जो रेडियस एक्वस है वो इंक्रीज कर जाएगा और सिस्टम का मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ जाएगा तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो जो आयन का हाइड्रेशन जितना ज़्यादा हाई होगा उसका कंडक्टेंस क्या होता है, उसका कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, उसका कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिथियम प्लस आयन है और सीजियम प्लस आयन है, दोनों का मोल्टन फेज लेंगे तो मोल्टन फेज में सॉल्वेंट नहीं होता है। मोल्टन फेज में और आप कंडक्टेंस कंपेयर कर रहे हो दोनों का, तो उसमें लिथियम का ज़्यादा होगा कि लिथियम का मास कम होता है, छोटा होगा। ठीक है, और अगर हम एक्वस फेज कर दें, एक्वस फेज में लिथियम के अराउंड क्या होगा, वाटर का पार्टिकल भी ऐड हो जाएगा ना, तो लिथियम का साइज काफ़ी लार्ज हो जाएगा और मास काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में एक्वस फेज में सीजियम का कंडक्टेंस ज़्यादा होता है। सीजियम का कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो यही था आपका सॉलिड एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन का मतलब यही था। तो ध्यान देना
तो आपका जो भी है यानी कंडक्टेंस होगा, जो कंडक्टेंस का हम बात कर रहे थे वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। यहाँ पे हाइड्रेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रेशन का। तो ध्यान ना, हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही क्या होगा, आपका कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो हाइड्रेशन का इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस क्या होता है, चलो कंडक्टेंस डिक्रीज करता है, ठीक है, ए डिक्रीज करेगा, ठीक। इसके अलावा ध्यान ना, आप लोग फिजिक्स में आप लोग रेसिस्टेंस को डिफाइन किया हो गया। तो किसी भी मेटालिक कंडक्टर जिसका लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ठीक है। तो हम लोग रेसिस्टेंस डिफाइन कर लिए। रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है ना, यानी 1/r को बोला गया है कंडक्टेंस, इसको हम बोलते हैं जी से बोलते हैं, और इसको बोला गया है कंडक्टेंस, ठीक है। तो 1/r को जी बोला गया, जी को बोला गया कंडक्टेंस, जी को बोला गया है कंडक्टेंस बोला गया है, ठीक। और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ध्यान ना, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो कंडक्टेंस का यूनिट होगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या उसको बोलते हैं, या बोल सकते हो साइमन, ठीक है, साइमन। इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा उसको बोला गया है ओम इनवर्स, या बोला गया है साइन बोला गया है, क्या बोला गया है, साइन बोला गया है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो 1/r को जी बोल दिए। तो अगर रेजिस्टेंस था रो एल बाई ए था, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/रो इंटू ऊपर में ए और नीचे एल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/रो, तो रो को बोला गया रेसिस्टिविटी, रो को बोला गया है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। तो 1/रो को बोलते हैं हम लोग के, तो के को बोला गया है कंडक्टिविटी, क्या बोला गया है, कंडक्टिविटी, ये ध्यान देना। तो 1/रो यानी 1 बाय रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, इज नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो ध्यान ना, तो के को आप ले सकते हो जी एल बाई ए, ठीक है। तो के को ले सकते हो जी एल बाई जी इंटू एल बाई ए। तो जी क्या होता है, साइमन, और एल होता है मीटर, और नीचे होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान दोगे, तो कभी कभी आपसे के का यूनिट पूछेगा, तो ध्यान ना, यूनिट ऑफ के, तो बोला गया अगर ऐसा, अगर हमसे पूछोगे ऐसा यूनिट में, ऐसा ही मैं बात करें तो क्या होगा, तो के होता है जी एल बाई ए होता है, तो अल्टीमेटली इसका यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ के इन एस आई में। और हमसे कोई बोलेगा सी जी एस में क्या होगा, तो सी जी एस में ना, तो के का यूनिट सी जी एस में होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपको के का यूनिट दिमाग में सेट करना है, आपको के का यूनिट को दिमाग में सेट कर लेना है। ध्यान देना, जब बात करते हैं हम लोग कंडक्टेंस का, तो आपको बता चुके हैं कंडक्टेंस का, अगर अगर मान लेते हैं कि ग्रुप 1 का के आयन का हम कंडक्टेंस पर कंपेयर कर रहे हैं, तो लिथियम से लेके सीजियम तक आपका रेडियस बढ़ेगा, तो आपका मास भी क्या, और आपका मास भी बढ़ेगा, तो मास बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, आपका जो मोबिलिटी है, जो आनिक मोबिलिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। और आनिक मोबिलिटी घटेगा तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंडक्टेंस भी क्या होगा, घटेगा, ठीक।
लेकिन अगर हम एक्वस फेज का बात करें तो एक्वस फेज में होता क्या है कि लिथियम से लेके सीजियम तक, ठीक है, आपका रेडियस, आपका यहाँ पे एक्वस मीडियम में हम लोग हाइड्रेशन फैक्टर को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो कंसिडर हाइड्रेशन फैक्टर, कंसिडर हाइड्रेशन फैक्टर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हाइड्रेशन अगर होगा तो नीचे से नीचे अगर वाटर एड अप होगा तो नीचे आने से क्या होता है, हाइड्रेशन बढ़ता है। तो नीचे आने से क्या होता है, हाइड्रेशन इंक्रीज होता है। तो हाइड्रेशन, सॉरी, नीचे आने से आपका हाइड्रेशन घटेगा, नीचे आने से हाइड्रेशन घटता है, ठीक है। डाउन द रूट में हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, घटता है। तो नीचे आने से हाइड्रेशन घटेगा तो रेडियस एक्वस भी क्या होगा, घटेगा। आपका मास भी घटेगा क्योंकि इसमें मास में हम लोग वाटर भी जोड़ते थे। तो नीचे अगर हाइड्रेशन घटेगा तो नीचे का मास भी क्या होगा, घटेगा। तो नीचे वाले आयन का जो आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, ये आपका इंक्रीज करेगा। और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक को सोल्यूशन में आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक। अब ध्यान देना, तो ध्यान, तो अगला चैलेंज ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोग कंडक्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को मेजर कैसे करेंगे, तो सिंपल सा बात है कि उस सॉल्यूशन का हमको रेसिस्टेंस बता दो। हम लोग क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन का हम रेसिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस अगर हम मेजर कर लेंगे सॉल्यूशन का तो 1/रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस हो जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, अगर वो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को मेजर करना है तो सिंपल क्या करोगे, आप रेसिस्टेंस को मेजर कर लो। अगर आप रेसिस्टेंस को मेजर कर लोगे तो 1/1 रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। तो अगला चैलेंज आता है कि हम लोग रेसिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन, आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ठीक है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं, आपके सिस्टम में एक व्हिटस्टोन ब्रिज सेटअप किया हुआ है जिसमें R1, R2 और R3 का वैल्यू मेरे को पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे को पता है। और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन को डाल दिया गया है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन को डाल दिया गया है और सॉल्यूशन को सर्किट में के साथ अटैच कर दिया गया है। और उसके रेसिस्टेंस को हम R बोल दे रहे हैं, ठीक। और बीच में यहाँ पे अटैच किया है गैल्वेनोमीटर, क्या है, गैल्वेनोमीटर, ठीक। अब ध्यान ना, तो जिस पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो होगा उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि आपका जो सर्किट है बैलेंस हो चुका है। तो सर्किट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि इस मोमेंट पे जो R1 है और R2 है, R3 है, इसका प्रोडक्ट R/R2 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन आप लोग पढ़ो फिजिक्स में। तो अगर इस कंडीशन पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो मेरे को अगर R1, R2 और R3 पता होगा तो हम R निकाल लेंगे। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R का वैल्यू हो जाएगा R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2। ये हो जाएगा आपका R का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका R का वैल्यू, ठीक। तो आप सॉल्यूशन का आप R निकाल लिए, ठीक है। और ध्यान ना, इस पूरे प्रोसेस में हम लोग AC करंट का यूज करेंगे। जब ये काम कर रहे हैं तो यूज AC करंट, DC करंट यूज मत करना, क्योंकि DC करंट से क्या होता है, DC करंट आपके इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रमोट कर देगा, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑकर कर जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑकर्स, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑकर करेगा तो क्या होगा, आपके सिस्टम का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो आपका रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका R चेंज करना स्टार्ट करेगा
तो आर का वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहेगा, तो उसमें आपका सर्किट कभी बैलेंस नहीं होगा। अगर आपका आर अगर लगातार चेंज करता रहेगा तो कभी सर्किट बैलेंस नहीं होगा, तो आप आर को निकाल नहीं पाओगे, आप आर को निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, आप आर को निकाल नहीं पाओगे। इसलिए इसलिए क्या बोला गया है सर, इसलिए बोला गया है, ठीक है, कि हमको एसी करंट यूज करना है, क्योंकि एसी करंट में होता क्या है कि आपका पोलैरिटी चेंज होता रहता है। तो कब यानी हर सेकंड में 50 बार 50 टाइम्स आपका पोलैरिटी चेंज होगा, तो एसी करंट सेल्फ लाइसिस ऑकर नहीं करता है। तो लाइसिस ऑकर नहीं करेगा तो आपका आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा तो आपका जो रेसिस्टेंस है सॉल्यूशन का वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे आप लोग। इस तरीके से हम सॉल्यूशन का आर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का अगर आर मेजर हो गया तो हम 1/r करके क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। सॉरी, 1/r करके हम क्या निकालेंगे, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक, ये ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना। आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर करंट इस तरह से मूव कर रहा है, तो अगर इस पूरे क्यूब का हमको रेजिस्टेंस निकालना हो, और क्यूब का डायमेंशन अगर करते यहाँ पे ए है, ये बी है और ऊपर सी है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई होता है, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होगा। तो अगर हम आर को लिंक करें ए बी सी से तो क्या होगा, लेंथ किसको मानोगे आप, तो लेंथ मानोगे ए को, जो करंट के डायरेक्शन में होता लेंथ होता तो लेंथ होगा ए, और एरिया किसको मानोगे, बी इंटू सी को, यानी जो करंट के डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर होगा उसको आप एरिया मानोगे, यानी वो होता है आपका एरिया क्रॉस सेक्शन। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका ए रेजिस्टेंस होगा इस क्यूब का। ठीक, अब ध्यान देना, अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए हैं तो उसको भी हम लिंक कर सकते हैं रो एल बाई ए से, रो एल बाई ए से। लेकिन ध्यान देना, जब हम सेल का बात करते हैं तो सेल देना, सेल में क्या होता है, सेल में एक एनोड और कैथोड का 2 प्लेट होता है। तो इस तरह का आपका प्लेट्स होता है। ठीक है, और आपका करंट यहाँ से आप क्रॉस करता है, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है आपका आयंस, बीच में आयंस भरा हुआ है। ठीक है, बीच में आयंस भरा हुआ होता है, यानी बीच में आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो इसमें ध्यान देना, ये हो गया दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, इसको हम एल बोल दे रहे हैं, और जो प्लेट का जो एरिया है उसको हम ए बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी बैटरी का ध्यान देना, जब भी हम बैटरी बनाते हैं तो प्लेट का एरिया और लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसको जो एल बाई ए का जो रेशियो है ना, एल बाई ए का रेशियो को बोला गया है सेल कांस्टेंट। क्या बोला गया है, इसको हम डिनोट करते हैं जी स्टार से, जी स्टार, यानी एल बाई ए को हम बोलते हैं जी स्टार, और इसके लिए टर्म यूज किया जाता है सेल कांस्टेंट। क्या बोला गया है, सेल कांस्टेंट, क्योंकि जब बैटरी बनाते हैं उस टाइम में इसको हम मेजर करके आपको बता दिया जाता है, बैटरी के बाहर लिखा रहता है। ठीक है, जब भी बैटरी बनाया जाता है तो लेंथ बता दिया जाता है कि आपका जो भी प्लेट है उसका लेंथ कितना, उसके बीच में लेंथ कितना होगा, और उस प्लेट का एरिया कितना होगा बता दिया जाता है, और एल बाई ए का रेशियो क्या होगा वो भी आपको बता दिया जाता है। तो वो भी आपको बता दिया जाता है। तो एल बाई ए का रेशियो को बोला गया है जी स्टार, यानी बोला गया सेल कांस्टेंट। क्या बोला गया है, सेल कांस्टेंट। ठीक, तो ध्यान देना, तो हम अगर हम सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन में रो एल बाई ए, तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कहाँ होता है, तो होता है सेल में, होता है सेल में। एल बाई ए जो होगा, जिस सेल का हम बात करें उसका एल बाई ए मेरे को पता होगा, तो एल बाई को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, या बोलते हैं जी स्टार। क्या बोलते हैं, जी स्टार। ठीक, अब इस रेजिस्टेंस को 1/r कर, तो 1/r करेगा तो ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा 1/g स्टार एंड 1/रो। 1/रो को आप क्या ले सकते हो, के मतलब कनेक्टिविटी, और जी स्टार यहाँ पे है। ठीक, तो जी स्टार यहाँ पे है, अब क्या करना, जी स्टार को लेफ्ट लेके चला जा, जी स्टार को लेफ्ट में लेके चला जा। तो जी स्टार को तुम अगर लेफ्ट में लेके चला जाएगा, यानी इसको यहाँ लेके चला जाए, तो क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। यानी कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे सेल कांस्टेंट से तो आपका कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगा, आपका कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगा। कंडक्टेंस को और मल्टीप्लाई कर दोगे इससे सेल कांस्टेंट से तो आपको मिल के आ जाएगा, आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक,
तो पहला फॉर्मूला जो तो आपको ये सेट कर रखना है कि जी इंटू जी स्टार इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है के। जी इंटू जी स्टार इक्वल टू क्या होगा, के होता है। ठीक, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, उसको आपको याद कर लेना है। पहला फॉर्मूला तो एक तो ये आपको याद रखना है, जी इंटू जी स्टार इक्वल टू क्या होता है, के होता है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला याद रखोगे कि जी क्या होता है, 1/r होता है, इंटू यहाँ पे जी स्टार है, इक्वल टू के होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेसिस्टेंस इंटू के इक्वल टू जी स्टार। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है। जी स्टार क्या है, जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है। ठीक है, तो आर इंटू के इक्वल टू क्या होगा, जी स्टार होगा। क्या होगा, जी स्टार होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब ध्यान देना, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, आपका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केसीएल को अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मानते हैं। केसीएल को हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। तो केसीएल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो केसीएल का को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मानते हैं। इसका मतलब समझो आप है कि केसीएल का हमको के वैल्यू पता होता है हर कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, ध्यान देना, इसको मैं लिख रहा हूँ, केसीएल इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसका मतलब ये होता है के वैल्यू ऑफ फॉर ईच concentration is known to us, यानी हमको पता रहता है। ठीक है, केसीएल का जो के वैल्यू है अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमको पता रहेगा। ठीक है, इज नोन टू अस, के वैल्यू फॉर ईच कंसंट्रेशन इज नोन टू अस। ठीक, अब ध्यान देना, पॉइंट आता है कि अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है, जब भी कोई अननोन सॉल्यूशन दिया रहेगा तो हम काम कैसे करते हैं, तो ध्यान देना, मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन दिया आपके पास। ठीक है, तो अगर कोई सॉल्यूशन दिया है, कोई अगर अननोन सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो अननोन सॉल्यूशन का हम लोग क्या करते हैं, जी निकाल सकते हैं। जी कैसे निकालेंगे, तो बिटस्टोन बीच में डाल देंगे, बिटस्टोन में बीच में डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ से मतलब क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। आर को 1/r करके हम जी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट अगर दिया हुआ है तो जी इंटू जी स्टार कर देंगे तो मेरे को के मिल जाएगा, मेरे को के मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप के निकाल सकते हो किसी भी अननोन सॉल्यूशन का। अगर आपको कंडक्टिविटी पता करना है तो सिंपल सा चीज़ है, आपको क्या निकालना, पहले जी निकालना है। जी निकाल लोगे और कोई कंडीशन अप्लाई करके आपको जी स्टार दिया रहेगा सिस्टम में, जी स्टार दिया रहेगा। जी स्टार कैसे दिया रहेगा, तो मान लो कुछ कंडीशन ऐसा दिया रहेगा जिससे आप जी स्टार निकाल सकते हो। ठीक है, जी स्टार निकाल लिए तो जी इंटू जी स्टार करके आप के निकाल सकते हो। ठीक, इस पर क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। इस पर क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को वो सॉल्व करना है। यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केसीएल का सॉल्यूशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे के है, तो बोला क्या गया है, इसको मैं राइट में लिख दे रहा हूँ आपके बेटर क्लियरिटी के लिए। मैं राइट में यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान देना कि केसीएल का सॉल्यूशन है, उससे बोला कि कॉन्सेंट्रेशन रेसिस्टेंस और के। तो बोला ये कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलर होगा, उस केस में रेसिस्टेंस है 100 ओम और के है 1.1
29 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.2 मोलर होगा, उसमें आर है 520 ओम, और उसके का की आपको निकालना है, उसका की आपको निकालना है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ चलो फास्ट। यानी यहाँ पे जो के है, यानी 0.2 मोलर सॉल्यूशन का के क्या होगा, फाइंड करो फास्ट। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करो आप लोग, तो आपको पता है आर इंटू के, आर इंटू के का पार्ट क्या होता है, जी होता है, जी स्टार होता है। जी स्टार क्या सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। बहुत सिंपल है कि अगर आपका आर और के चेंज करेगा तो सेल कांस्टेंट चेंज नहीं करता, सेल कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, R1 K1 का वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, R2 K2 होगा। तो R1 का वैल्यू कितना है, 100 है, और K1 का वैल्यू कितना 1.29 होगा। R2 का वैल्यू कितना होगा 520 होगा, एंड K2 का वैल्यू क्या होगा, एंड K2 का वैल्यू होगा, हमको निकालना है, इसको हमको निकालना है, तो आपको निकाला तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 100 इंटू 129, तो R इंटू के इक्वल टू क्या होगा सर, यानी क्या होगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो अल्टीमेटली के का वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे ध्यान देना 129 बाई 520, ये हो जाएगा आपका के का वैल्यू। आंसर मैच कर रहा है कि कुछ चेंज होगा आंसर में, चलो ठीक है। तो R इंटू के इक्वल टू सेल कॉन्स्टेंट होगा। ठीक, दोनों R इंटू के को इक्वेट कर दिया, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक, दोनों आगे बढ़ते हो, चलो अब ध्यान ना, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि देखो जी जी इक्वल टू क्या होता है, के इंटू जी इक्वल टू क्या होता है, तो जी इक्वल टू होता है के इंटू ए बाई एल होता है। ठीक है, यहाँ पर के क्या होता है, के होता है कनेक्टिविटी, ए होता है एरिया, एल होता है लेंथ। के कनेक्टिविटी, ए एरिया, एल होगा लेंथ। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि एल होगा, अगर एल होता है 1 यूनिट, अगर एल होगा 1 यूनिट और एरिया होगा अगर 1 यूनिट स्क्वायर, अगर हम मान रहे हैं, जूम कर रहे हैं, अगर हमें जूम कर रहे हैं कि लेट्स एज्यूम, तो लेट्स एज्यूम, तो ये अपना एजम्पशन है, ये अपना एजम्पशन है। ठीक है, एजम्पशन क्या है कि अगर लेंथ को हम 1 मान रहे हैं, लेंथ को अगर हम 1 मान लेते हैं 1 यूनिट, और एरिया को मानते हैं 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो अपना लेंथ हो गया 1 यूनिट और एरिया हो गया 1 यूनिट स्क्वायर, उस केस में क्या होगा, पुट करोगे इसमें, इन दोनों को पुट करो यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, जी इक्वल टू के, जी हो जाएगा के के बराबर, यानी न्यूमेरिकली जी और के का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कब, जब लेंथ और एरिया सेम होगा, लेंथ और एरिया को आप 1 यूनिट स्क्वायर मानोगे, तो ध्यान ना, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एल होता है। अगर हम ए को ही 1 मानेंगे और एल को ही 1 माने, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 यूनिट क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा 1 यूनिट क्यूब। ठीक, वॉल्यूम हो जाएगा 1 यूनिट क्यूब। ठीक है, तो पॉइंट ये है मेरा कि G इक्वल टू के, जी के का बराबर होता है जब
आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 1 इंटू क्यू। इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि के इज, के मतलब कनेक्टिविटी, के इज जी, के इज जी व्हेन वॉल्यूम इक्वल टू होगा 1 यूनिट क्यू। यानी जब वॉल्यूम 1 यूनिट क्यू हो उस टाइम में के क्या हो, जी के बराबर होगा। इसका मतलब इसको अगर लिखे तो असल में लिख सकते हैं कि के इज कंडक्टेंस ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी 1 यूनिट क्यू वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम के बोला गया है। तो के इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। के इज द इसको ऐसा लिख सकते हो, के इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन of 1 unit cube volume. K is conductance of solution having volume equal to 1 unit cube। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो चलो आप लोग को, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है चलो, ठीक है। तो हम लोग को कंडक्टेंस क्या होता है समझ में आ गया। अब हमको सीखना है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, एक टर्म हमारे पास आएगा मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान देना, हम मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, हम मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका सिंबल हुआ, तो ध्यान देना। तो मोलर कंडक्टिविटी किसको बोला गया है, तो इसको डिफाइन नीचे किया हुआ है, इसको डिफाइन नीचे किया हुआ है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल electrolyte in present in V volume of solution। यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है, जो उसको बोला गया है मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला गया है, मोलर कंडक्टिविटी। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, आपका इलेक्ट्रोलाइट का मोल कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होता, कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी हो, अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जो कंडक्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज लिंक करने की कोशिश किया गया है। तो हमको पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, ध्यान देना। आपको पता है कि के क्या होता है, तो के होता है कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 1 यूनिट क्यूब। यानी अगर वॉल्यूम का 1 होगा उस केस में जो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम के बोल रहे हैं, उसको हम के बोल रहे हैं। यानी 1 वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है उसको हम के बोल रहे हैं। अगर मान लेते हैं लेट्स सपोज आपका जो वॉल्यूम है वो वी है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, वी है। ठीक है, तो वी वॉल्यूम को आप लिख सकते हो, तो वी वॉल्यूम को आप लिख सकते हो वी इंटू 1 यूनिट क्यूब। जैसे मान ले किसी वॉल्यूम को तुम उसके, जैसे मान लेते बस 5 लीटर लिखा हुआ है, तो 5 लीटर को तुम क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 लीटर। आपके पास लिखा होगा, मान लेते लिखा हुआ है 10 मीटर क्यूब लिखा हुआ, तो 10 मीटर क्यूब आप क्या लिख सकते हो, तो 10 इंटू 1 मीटर क्यूब आप लिख सकते हो। सिमिलरली बोला गया है कि अगर वॉल्यूम भी लिखा रहा है तो वी को आप क्या लिख सकते हो कि वी इंटू
1 यूनिट क्यू लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि 1 यूनिट क्यू का जो कंडक्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो वी वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या लिखेंगे, तो ध्यान देना। तो तो अगर आपको 1 यूनिट क्यू का कंडक्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, तो भी का आंसर कैसे निकलेगा, तो उसको भी से मल्टीप्लाई कर लेना। यानी जो आपका कंडक्टेंस जी होगा उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यू वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई करना वी से। यानी आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर भी है तो 1 यूनिट क्यू का कंडक्टेंस निकाल ले जो कि के होता है, और उसको भी वी से मल्टीप्लाई कर दे। तो इसलिए लिखा जाता है कि जो कंडक्टेंस जी होगा उसको लिख सकते हो आप के इंटू वी लिख सकते हो, के इंटू वी लिख सकते हो। तो कंडक्टेंस को आप के इंटू वी लिख सकते हो। यहाँ पे के क्या होता है, के होता है 1 यूनिट की क्यूब के वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल वॉल्यूम का आप कंडक्टेंस निकाल सकते हो। आप टोटल वॉल्यूम का कंडक्टेंस को निकाल सकते हो। अगर आपको 1 यूनिट क्यूब का वॉल्यूम का पता है तो सिंपली आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वॉल्यूम का आपको कंडक्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे, चलो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि रिपीट करें कि ठीक है आप लोग के लिए? नो नो सर। नो सर। ठीक है, दीपम सही बच्चा, राजेश्वरी, स्मृति, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग यहाँ तक में? चलो, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो हम जी को लिख सकते हैं के इंटू भी, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर भी रहेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है, तो क्या बोला गया कि जी को आप के इंटू भी लिख सकते हो, ठीक है। और के क्या होता है, के होता है 1 यूनिट की वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है, यानी वॉल्यूम अगर 1 होगा तो उसका उसका कंडक्टेंस को के बोला गया है। तो वॉल्यूम भी होगा तो कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो के इंटू भी कर देना। 1 वॉल्यूम का कंडक्टेंस के होता है, ठीक है। तो वी वॉल्यूम का क्या होगा, के इंटू भी कर देंगे, के इंटू भी कर देंगे। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसे सोचोगे कि 1 वॉल्यूम का कंडक्टेंस को हम के बोलते हैं, तो के इंटू भी करके हम जी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी मोलर कंडक्टिविटी को मैं डिफाइन कर दिया हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है कि आपके सॉल्यूशन में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका 1 मोल ही होना चाहिए, ठीक है। आपके इलेक्ट्रोलाइट का क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देना, ये चीज आप ध्यान देना, इतना क्लियर रहेगा। तो अगर आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जो कंडक्टेंस है उसको आप क्या बोल सकते हो, लैम्डा एम। अगर आपका आप निकाल रहे हो और मोल 1 है, तो 1 मोल का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। उस केस में जी और लेमडा सेम हो गया। अब जी इक्वल टू क्या होता है, के इंटू भी होता है, जी इंटू के इंटू भी हो, उसको आप लेमडा एम लिख सकते हो। तो मोलर कंडक्टिविटी का पहला फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू भी, क्या हो जाएगा, के इंटू भी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, तो थोड़ा फोकस करना। लेमडा एम किसको बोला गया है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर वी वॉल्यूम में होगा तो उसका जो कंडक्टेंस होता है उसको बोला गया है मोल कंडक्टिविटी, ठीक है। और के किसको बोला गया है, तो के बोला गया है कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट की वॉल्यूम, ठीक है। और जो वी वॉल्यूम होता है, वी वॉल्यूम को आप लिख सकते हो 1 यूनिट क्यू इंटू भी, यानी वॉल्यूम भी को आप लिख सकते हो 1 यूनिट क्यू इंटू भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या हमने क्या बोला था, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि 5 मीटर क्यू, 5 मीटर क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, 1 मीटर क्यू लिखोगे इंटू 5 कर दोगे, यानी इसका नंबर को अलग कर सकते हो। तो वही ऊपर किया गया है कि वॉल्यूम और भी रहेगा तो उसको आप लिख सकते हो 1 यूनिट क्यू का वॉल्यूम इंटू भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो अमाउंट है, ठीक है,
अगर आपका सॉलिड का अगर 1 मोल है, ठीक है, तो फॉर 1 मोल अगर सॉलिड का है तो उसके लिए क्या बोला गया है कि जो कंडक्टेंस होता है उसको क्या, उसको आप लैम्डा में लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, तो हम लोग तो और आपको पता है कि जी इक्वल टू क्या होता है, जी इक्वल टू क्या होता है, के इंटू भी क्या होता है, जी इक्वल टू के इंटू भी होता है। तो अगर मोल 1 होगा तो आप क्या लिख सकते हो, 1 मोल के लिए लेमडा इक्वल टू क्या हो, के इंटू भी हो जाएगा, के इंटू भी हो जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि लेमडा एम इक्वल टू क्या होगा, लेमडा एम लिखने के लिए आपका मोल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। तो 1 मोल कर लिए हैं। लेमडा एम इक्वल टू को आप लिख सकते हो कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यूब वॉल्यूम इंटू भी, एक जो 1 यूनिट क्यूब का जो कंडक्टेंस होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप के लिख सकते हो, उसको आप के लिख सकते हो, ये हो गया के इंटू भी, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इसको हमको रिप्लेस करना है, इसको अगर हमको इसको रिप्लेस करना है किससे, हमको रिप्लेस करना है इसको कॉन्सेंट्रेशन से, किससे, कॉन्सेंट्रेशन से। ध्यान देना, तो चूंकि मोल 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन होता है 1/v, क्या होगा 1/v, चूंकि मोल 1 है तो यहाँ से v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा 1/c, क्या हो जाएगा 1/c। यहाँ से v इक्वल टू क्या होगा 1/c हो जाएगा, ठीक। तो वॉल्यूम के बदले हम पुट कर सकते हैं 1/c, तो आपका लेमडा एम का नया फॉर्मूला हो गया k/c, क्या होगा लेमडा एम का फॉर्मूला हो जाएगा k/c। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और इसको आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मैं इसको अलग से मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो लेमडा एम का एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया k/c, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मान लो आपको लेमडा पता करना है किसमें, एसआई में पता करना है, एसआई में, तो लेमडा एम का वैल्यू अगर एसआई में पता करना है तो उसमें ध्यान देना के को लोगे एसआई में, के होना चाहिए एसआई में। तो के किस में होना चाहिए, के का यूनिट क्या होना चाहिए, तो के का यूनिट होना चाहिए साइमन मीटर में होना चाहिए, और सी भी होना चाहिए एसआई में। तो अगर आपको लेमडा एम एसआई में चाहिए तो के और सी दोनों को एसआई में पुट करोगे तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू होगा मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब। ध्यान देना, अगर आपको लेमडा एम का वैल्यू चाहिए एसआई में तो आपको के को भी लेना पड़ेगा एसआई में और सी को भी लेना पड़ेगा एसआई में। तो के का वैल्यू होगा साइमन, यानी के का जो यूनिट पुट करोगे के होना चाहिए साइमन मीटर इनवर्स में, और सी पुट होना चाहिए मोल पर मीटर क्यूब में, मोल पर मीटर क्यूब में, ठीक। सिमिलरली अगर आपको लेमडा एम सीजीएस में चाहिए उस केस में के को पुट करना है सीजीएस में, यानी के का यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको पुट करोगे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब पुट करोगे तो वैल्यू आएगा सीजीएस में, और इसको इसे पुट करो तो आएगा एसआई में। ये ध्यान रखना कि कब क्या वैल्यू को लेना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि सीजीएस में तो के और मिल जाएगा आपको, सीजीएस में या फिर एसआई में आपको के मिल जाएगा, बट जो सी होता है सी नॉर्मली दिया था मोलिटी में। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमको दिया था सी मोलिटी में। तो नॉर्मली आपका जो सी होता है, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो कहाँ रहता है, वो दिया रहता है मोलरिटी में दिया रहता है। अब मोलरिटी ना ही तुम्हारा क्या है, ना ही तुम्हारा एसआई यूनिट है, ना ही तुम्हारा सीजीएस यूनिट है। तो मोलरिटी इज नाइदर एसआई नाइदर सीजीएस, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर आपको लेमडा एम निकालना हो और सी मोलरिटी पुट करना, तो ध्यान देना, तो फॉर्मूला याद रखना। तो अगर आपको एसआई में पता करना है तो फॉर्मूला होगा k/1000c, ठीक है। इसमें के को पुट करना, के होगा एसआई में और सी होगा मोलरिटी में। क्यों ऐसा बोल रहे हैं,
क्योंकि ध्यान ना 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपका आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया था मोल पर मीटर क्यूब में, तो मोल पर मीटर क्यूब का कॉन्सेंट्रेशन आपको आपको जो है, अगर इसको मोलरिटी से आप लिंक करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको निकालना है मोल पर मीटर क्यूब में, तो उसको आप मोलरिटी को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो मिलता है आपको मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर मोलरिटी आपको दिया रहेगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा मोल पर मीटर क्यूब। तो वही चीज़ यहाँ किया हुआ है। यहाँ पर सी मोलरिटी अगर डालोगे तो उसको, चूंकि यहाँ पे नीचे होना क्या चाहिए था, तो अगर एसआई में होना चाहिए, एसआई में क्या बोला गया कि जब आप एसआई में निकालते हो तो नीचे का सी होना चाहिए था क्या, मोल पर मीटर क्यूब होना चाहिए था। तो अगर आपके पास मोलरिटी है तो मोलरिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो मिल जाएगा मोल पर मीटर क्यूब, इसलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करके डाला गया मोलरिटी को। ठीक है, तो जब एसआई में निकालो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको सीजीएस में निकालना है तो आप यूज करोगे 1000 K/C। इस केस में जो के होगा सीजीएस में, यानी के होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा, और जो सी होगा मोलरिटी। तो उस केस में लेमडा में आ जाएगा सीजीएस में। ठीक है, लेमडा में आ जाएगा सीजीएस में। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो आपको लेमडा सीजीएस में कैसे निकालोगे, लेमडा ऐसे में कैसे निकालोगे, समझ में आ गया आपको। ठीक, तो नॉर्मली आपका एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि लेमडा सीजीएस और लेमडा एसआई में रिलेशन क्या होगा, लेमडा सीजीएस और लेमडा एसआई में रिलेशन क्या होता है, ध्यान देना, दोनों का रिलेशन बता देना आपको। तो बोला गया है जो 1 CGS यूनिट इक्वल टू होता है 10⁻⁴ 1 SI यूनिट होता है। यानी लेमडा का सीजीएस यूनिट अगर 1 रहेगा तो इक्वल टू होगा 10⁻⁴ SI यूनिट, याद रखना। यानी सीजीएस और एसआई के बीच रिलेशन है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सेट करके आपको याद कर लेना है। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, आप लोग को एक क्वेश्चन ट्राई करना है। बच्चों लोग, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे 13 नंबर। ठीक है, 8 नंबर, दोनों का आंसर मैसेज करेंगे, 13 नंबर एंड 8 नंबर। ठीक है, जल्दी फास्ट।
बाकी लोग आंसर करेंगे फास्ट। स्मृति, प्रत्युषा आंसर बताएंगे बच्चा। दीपम, कृष्णप्रिया, अनन्या आंसर बताएंगे बच्चा। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना आंसर्स को। आप लोग सॉल्यूशन चेक करना कि आप लोग कहाँ मिस कर रहे थे। जिसका आंसर आएगा तो चलो अच्छी बात है, ठीक है। ध्यान बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर 13 का बात करता हूँ, 13 में ध्यान क्या दिया हुआ है आपको। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर पे आपको 100 दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और आपको के दिया 1.29 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला ये अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं 0.2 मोलर, तो उस टाइम में रेजिस्टेंस 520 ओम है, ठीक। तो आपको 0.2 मोलर के पॉइंट पे आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि आपका सॉल्यूशन में सारा ऐसा ही दिया हुआ है, ऐसा ही तो हम ऐसा भी निकालेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी ऐसा में क्या होता है, और आपका चूंकि मोलरिटी में दिया हुआ है, तो आपका जो लेमडा एम का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई होगा K/1000 सी, K/1000 सी, और सी दिया हुआ क्वेश्चन में, सी दिया हुआ कितना 0.2 दिया हुआ है, तो हमको के निकालना है। के कैसे पता करेंगे तो ध्यान दोगे, आपको पता है कि R1 K1 इक्वल टू क्या होगा, R2 K2। R1 100 दिया हुआ था, K1 दिया था 1.29, R2 520 दिया हुआ है। अब K2 निकाल लोगे तो K2 का वैल्यू कितना होगा, 129/520 आएगा, यानी 0.2 मोलर का सॉल्यूशन का के निकल के आ गया। इसको हम के बोल सकते हैं। इसको पुट करो ऊपर में, तो ये हो जाएगा 129/520 सी इंटू 1000 होगा,
और सी होगा 0.2 होगा, सी होगा 0.2 होगा। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो पॉइंट, इसको 0.2 इधर ऊपर ले तो ऊपर ये हो जाएगा 129 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 520 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 129 डिवाइडेड बाई 520 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 1040, कितना हो जाएगा 1040। तो 1040 के सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक टर्म मिस हो रहा है ना, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे पावर 4 नहीं होगा, यहाँ पावर कुछ कम होगा। पावर कम क्या होगा, यहाँ पावर जो होगा एक 2 यहाँ से जाएगा तो ये पावर 10⁻² होगा, बाकी पावर यहाँ से निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे 10⁻² होगा, क्योंकि यहाँ से एक जो जीरो है वो इसके पॉइंट को कैंसिल करेगा, ठीक है। अब 129 बाई 1040 का वैल्यू जो होगा तो ऑलमोस्ट क्या होगा, ये इसका वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.129 या 0.1 के आसपास होगा, और यहाँ 10⁻² ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर हमको -4 करना है तो यहाँ पे हमको 10 लेना पड़ेगा, यानी लमसम मेरा आपका आंसर होगा, आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या होगा, बी होगा। आते हैं कुछ बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 पे ध्यान दोगे, आपका रेसिस्टेंस 0.2 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ 50 दिया हुआ है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है के, यानी के दिया हुआ देना, ठीक है। और के का वैल्यू एसआई में है, के का वैल्यू एसआई में है। तो बोला कि द रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन 0.5 मोलर ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280 ओम, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर मांगा गया। फिर से सेम टाइप क्वेश्चन है। तो 0.2 मोलर का ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो 0.2 मोल अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे आप तो कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर होगा, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, और उसका के दिया हुआ है, उसका के दिया हुआ है, उसका के दिया हुआ, के कितना दिया हुआ है 1.4 दिया हुआ है, के 1.4, 0.5 मोलर का सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है 280 ओम, ठीक है। तो इसका हमको लैम्डा एम पता करना है। तो लैम्डा एम पता करने से पहले हमको के पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो के लिए क्या बोलेंगे, R1K1 इक्वल टू R2K2 अप्लाई कर देते हैं। तो R1 कितना है 50 इंटू 1.4 मस्ट इक्वल टू 280 इंटू के, यहाँ से के कितना निकलेगा, तो ऊपर 50 होगा इंटू 1.4 होगा, नीचे 280 होगा। इसको 50 इंटू 14 लिख सकते हो आप, और नीचे लिख सकते हो 28 इंटू 10 लिख सकते हो। ये 2 बार में कटेगा और ये भी 2 बार में कटेगा, तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी आपका के का वैल्यू 1/4 आ गया। आपको लैम्डा एम पता करना है। लैम्डा एम किस पॉइंट का, जब कॉन्सेंट्रेशन 0.5 होगा उस टाइम का। तो फॉर्मूला क्या होगा, के बाई 1000 सी अप्लाई कर देंगे। तो के कितना निकला है जी 1/4, नीचे हो जाएगा 1000, और सी कितना है 0.5 यानी हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऊपर ले ले, यानी ऊपर लेगा तो हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2000 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 10⁻³ बाई हाफ होगा, यानी 5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए। इसमें कोई दिक्कत हो, चलो आप लोग को इसमें कोई नहीं, नो सर।
ठीक है, तो आज से क्लास में यही पेंड करेंगे और कल आप लोग को डाउट पूछना है तो जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, छोटा सा टॉपिक मुझे कवर करना बाकी रह गया है, तो डाउट भी खत्म करेंगे कल सारा, और जो क्वेश्चन होगा वो भी मैं से पूछे, जो भी आपको क्वेश्चन पूछ लोगे और कल टॉपिक भी खत्म कर देंगे छोटा सा जो बचा हुआ है, तो कल आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलो क्लास यहीं पेंड करते हैं आज का।